तो आकाशा की इतला दुरुस्त थी, तुम्हें कैद कर दिया गया था। हाँ, उन्होंने मुझे कैद कर दिया था। वो सब मुझे नफरत की निगाह से देख रहे थे। शहंशाह ने मुझसे नफरत ज़्यादा लहजा में कहा था कि मैं उसकी बेटी हूं तो क्या हूं। वो मुझे भी सारिता की तरह हलाक कर देगा, लेकिन मुझसे ज्यादा वो तुम्हारी तरफ से परेशान था कि आसमान के बेटे, मैं नहीं जानती कि शहंशाह के दिमाग में ये तब्दीली किस तरह आई। मुमकिन है कि उसे अकल आ गई हो, मुमकिन है कि उसने देवताओं की कुव्वतों को तस्लीम कर लिया। बहरहाल मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। मैं तो खुश हूं कि तुम मेरे पास आ गई। मैंने बाइसा को आगोश में खींचते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे बगैर सांसों में घुटन महसूस कर रही थी। तुम्हारे साथ गुजरे हुए लम्हात पर मैं जिंदगी कुर्बान करने को तैयार हूँ। बाइसा मेरी मोहब्बत का जवाब भरपूर मोहब्बत से दे रही थी और बिलाशुबा मुझे लाका याद आ गई, सुमाली याद आ गई जो बहुत पुरजोश थी। बाइसा उनसे किसी तरह कम नहीं थी। हमारे जज्बात पूरी रात जागते रहे। बाइसा की ख्वाहिश थी कि वो मेरे जिस्म ही का एक जुज़ बन जाए और पूरी रात हम यकजान रहे। दूसरी सुबह बाइसा बहुत खुश थी। मुसरत उसके चेहरे से फूटी पड़ रही थी और इस वक्त ये मुसरत इस बात की थी कि अब उसे खामोशी से मुझसे जुदा नहीं होना था। उसे पहरेदारों का खतरा नहीं था। चुनाचे वो मुसहरी पर लेटी मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देखती रही, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी पूरी तरह फैल गई। तब हमने गर्म पानी का गुस्ल किया और फिर हमारे खादिम हमारे लिए नाश्ता ले आए। बाइसा ने और मैंने मिलकर पुरलुत्फ नाश्ता किया। किसी ने हमारे दरमियान मुदाखलत नहीं की थी। फिर जब सूरज एक पहर बुलंद हो गया तो खुदाम ने मुझे शहंशाह का पैगाम दिया। शहंशाह मुझसे मुलाकात करना चाहता था। वक्ती तौर पर मैं उस बूढ़े मकार से भी खुश था जिसने किसी साजिश के तहत ही सही बहरहाल कुछ रायत दी थी और बाइसा को बिला तारुज मेरे हवाले कर दिया था। चुनाचे मैं बाइसा से रुखसत होकर उससे मुलाकात के लिए चल पड़ा। लंबी गर्दन और मकार चेहरे वाला शहंशाह खूबसूरत मसनद पर दराज था। उसके कदमों में उसके 3 बूढ़े मशीर बैठे हुए थे। उन सब ने उठकर मुझे ताजीम दी और बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। तीनों बूढ़े बगौर मेरे जिस्म का जायजा ले रहे थे। फिर शहंशाह ने कहा, आसमान के बेटे, बिलाशुबा हम में तेरी आमद हैरत अंगेज तौर पर हुई है। बेशक हमारे ज़हनों ने तुझे कबूल नहीं किया था, लेकिन हम तेरी कुव्वत के कायल हो गए। तू आम इंसानों से बुलंद है, तू बेपनाह ताकतवर है। तूने हमारी नफरत के बावजूद हमें मोहब्बत दी और इस बात से साबित हो गया कि तू रहम का देवता है। आसमान के बेटे, हम तुझसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं। अगर तू हमारा साथ देने पर तैयार हो जाए तो हम एक बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं। आज तूने पहाड़ वालों से सुलह का सबक दिया था। गौर कर रहे देवता के मंजूर नजर, ये कैसे मुमकिन है कि वो हमारे हम पल्ला हो, जो रंग में गहरे और अक्ल में हमसे पीछे हैं। हम उन्हें गुलाम बनाकर पनाह तो दे सकते हैं, अपने शाना बशाना खड़ा नहीं कर सकते। ये कभी नहीं हो सकता। बागी पहाड़ों में रपोश हैं, वो ताकत हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो जितनी ताकत भी हासिल कर लें हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। और जब से हमने तेरे बारे में सोचा है तब से हमारी उम्मीदों के चिराग रोशन हो गए हैं। तू ही है जो उन बागियों की सरकोबी कर सकता है। कौन है जो तेरा मुकाबिल हो? हम चाहते हैं कि तू फौज का एक जत्था लेकर जाए और बागियों को नेस्तो नाबूद करे, लेकिन ये सब कुछ तेरी मर्जी पर है। अगर तू इस बात को पसंद नहीं करेगा तो हम तुझे मजबूर नहीं करेंगे। बूढ़े मकार ने अपनी लंबी तकरीर खत्म की। उसकी तकरीर जैसी भी थी, उसका मुतालबा जैसा भी अहमकाना था, मेरे ज़हन से एक उलझन दूर हो गई थी। अब तक मैं बूढ़े की मेहरबानियों का मकसद नहीं समझ सका था। ये नहीं जान सका था कि बाइसा मुझे क्यों बख्श दी गई है, लेकिन इस गुफ्तगू के बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि बूढ़ा दरअसल क्या चाहता है। वो मेरी ताकत को पहाड़ वालों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। जरूर उसके मशीरों ने यह मशवरा दिया होगा और इस मशवरे के तहत बूढ़े सियासतदान ने बाइसा को मेरे हवाले करके मुझे खुश करना जरूरी समझा। मैं जो पहाड़ वालों में निजात दहिंदा कहलाता था, मैं जिसे आरसाना वालों से नफरत थी, भला इस बूढ़े की बात कैसे मान सकता था। लेकिन चालाकी का जवाब चालाकी से देने में कोई हर्ज नहीं था। चुनाचे मैंने जहानत से काम लेते हुए कहा, हरचंद का मैं उन लोगों से मुकम्मल तौर से वाकिफ नहीं हूँ। मेरी निगाह में सब इंसान बराबर हैं, लेकिन तूने मेरे साथ एहसान किया है। आखिर वक्त में सही, लेकिन इसके बावजूद मुझे गौर करने का मौका दे शहंशाह। मेरी तरफ से इजाजत है, खूब गौर करके फैसला कर, मुझे एतराज न होगा। बूढ़े ने कहा और उसकी उस फराग दिली पर भी मैंने गौर किया, लेकिन उस हकीकत का एतराफ़ करने में मुझे कोई आर नहीं है प्रोफेसर कि उस चालाक बूढ़े ने नहायत इत्मीनान से मुझे बेवकूफ़ बना दिया था। अगर मेरी पुरस्रार कुव्वतें मुझे सहारा न देती तो वो अपने मिशन में कामयाब हो गया था और उस कामयाबी में कोई शुबा बाकी नहीं था। उसने बखूबी अपने असल प्रोग्राम की तरफ से मेरा जहन हटा दिया था। मैं वहां से खुश खुरम वापस आ गया। मैंने उससे सोचने की मोहलत मांग ली थी, लेकिन इस मोहलत के दौरान में बूढ़े की तरफ से भी पहाड़ों वालों के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं सोचना चाहता था, बल्कि मुझे सोचना अब यह था कि बाइसा को अब यहाँ से लेकर निकल जाने की क्या सूरत होगी। यहाँ मेरा मिशन पूरा हो गया था। बाइसा मुझे मिल गई थी, चुनाचे अब यहाँ रहने का जवाब नहीं था। बाइसा मुझे देखकर खुश होगी। उसने बूढ़े शहंशाह के बुलाने का मकसद पूछा और मैंने बिला का मुकास्ट उसे भी तफसील बता दी। बाइसा भी मेरी हम ख्याल थी। उसने भी यही फैसला किया कि यह अचानक मेहरबानी इसी वजह से है। बहरहाल इस बारे में बाइसा ने मुदाखलत नहीं की।
बल्कि उसने ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया कि मैं जैसे मुनासिब समझूं करूं। दोपहर ढल गई तो महल के गुलाम और दूसरे लोग जर्क बर्क लिबास तब्दील करके जोक दर जोक जाने लगे। बाइसा ने मुझसे भी तैयार होने के लिए कहा। हमें कहाँ जाना है? मैंने पूछा। आबादी से दूर पहाड़ों में। हम हर साल ये जश्न मनाते हैं। एक खास जश्न होता है जिसमें बहादुर फिजा में परवाज करते हैं और यह हमारे कवि खेल की हैसियत रखता है और यह हमारे कौमी खेल की हैसियत रखता है। आज के इस जश्न में तुम्हारी इज्जत अफसाई भी शामिल है। फिजा में कैसे परवाज करते हैं? मैंने ताज्जुब से पूछा। देखोगे तो हैरान रह जाओगे। ये सब अकली कारनामे हैं, बाइसा ने कहा और मैं तैयार हो गया। बाइसा ने मेरे लिए एक रंगीन लिबास तैयार करवाया था जिसमें चीते की खाल और रंगीन कपड़ा इस्तेमाल किया गया था। फिर एक गाड़ी जिसमें 4 ताकतवर घोड़े जुटे हुए थे। हम दोनों को लेकर चल पड़े। घोड़े बरक रफ्तारी से दौड़ रहे थे। हमें तवील सफर तय करना था। बहरहाल इस सफर का इख्तिताम तहद्दे नजर फैले हुए भूरे भूरे और स्याह पहाड़ों पर हुआ। वो एक इंतहाई वसी और अरीज मैदान में बेशुमार लोग जमा थे। पूरा आरसाना उमड़ाया था। लोग रंगीन लिबास पहने हुए थे और बहुत खुश नजर आ रहे थे। यह वसी और अरीज मैदान एक नुकीले पहाड़ के गिर्द घूम जाता था और उस नुकीले पहाड़ के दहाने से धुआं निकल रहा था। मैं आग उगलने वाले उस खौफनाक पहाड़ से अच्छी तरह वाकिफ था। आज की जुबान में इसे आतिश फिशा कहते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा प्रोफेसर? उसने रुक कर पूछा, लेकिन किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। फरोजा और फरजाना प्रोफेसर तो वसी और अरीज मैदान में मौजूद थे जहां यह जश्न मनाया जा रहा था। लंबी गर्दन वाला मक्कार उनके सामने था और ज़माने कदीम के उन पुरस्कार लोगों को अपनी आंखों से देख रहे थे। उन सबको दास्तान के शहर में मुब्तला पाकर वो मुस्कुराया और उसने अपनी दास्तान फिर से शुरू कर दी। हमारी गाड़ी एक मखसूस हिस्से में पहुंच गई जो मुअज़्ज़िज़ीन के लिए मखसूस था। गुलामों ने घोड़ों की बागें पकड़ी और हम नीचे उतराए। थोड़े फासले पर बूढ़ा शहनशाह निस्फ दर्जन बीवियों के झुरमुट में मौजूद था। उसके पीछे उसके मशीर भी थे। उन्हीं औरतों में मैंने आकाशा को भी देखा और जब मैंने आकाशा पर निगाह डाली तो वो भी सुलगती हुई आंखों से मुझे देख रही थी। मेरी निगाह पड़ते ही उसने मुझसे निगाह हटा ली और दूसरी तरफ देखने लगी। फिर हमें शहनशाह की आवाज सुनाई दी, आओ आसमान के बेटे, इस जश्न में तुम्हारी शिरकत हमारे लिए नेक फाल है। और वो खुद हमारे इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ाया। फिर वो हमें लिए हुए आगे बढ़ गए। एक हिस्सा शाही अफराद के लिए मखसूस था। बूढ़े शहनशाह ने मुझे अपने बराबर जगह दी और मेरे बैठने के बाद सपागरों के करतब शुरू हो गए। ये जश्न भी वहशियाना था। मुकाबला करने वालों को मफ्तू के कत्ल की इजाजत थी, बल्कि जब कोई फातिह अपने मफ्तू को जेर कर लेता तो वो फातिहाना अंदाज में आवाम की तरफ देखता और आवाम पुरजोश मुतालबा करते कि वो मफ्तू को कत्ल करते। तब फातिह अपना हथियार मफ्तू के सीने में उतार देता। लंबी गर्दन वाला शहनशाह इस खूनरेज मुकाबले से खुश था। लड़ाके जल्द अज जल्द मैदान में आ रहे थे। मौत का बाजार गर्म था और मैं खूनरेजियों के बारे में सोच रहा था। बाइसा इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं थी। वो दूसरी औरतों में शामिल हो गई थी। कई घंटे तक ये खूनी मुकाबले जारी रहे, फिर खत्म हो गए। जितने वालों को मेरे हाथों से इनाम दिलवाए गए, अवाम की बहुत बड़ी तादाद मुझे देख रही थी। मेरा ख्याल था कि मुझे भी किसी से जंग करने की दावत दी जाएगी, लेकिन कौन था जो मेरे मुकाबले आने की हमाकत करता। इसके बाद मैंने एक अजीब मंजर देखा। जानवरों की खालों से बनी हुई एक चौकोर शह मैदान में लाई गई, जिसमें अजीब अंदाज में लकड़ी इस्तेमाल की गई थी। इसमें तस्मे भी लगे हुए थे और उसके साथ ही 2 सफेद रंग के मजबूत घोड़े भी आए जिन पर मोटी रस्सी लदी हुई थी। तब शहनशाह मेरी तरफ झुका और उसने कहा, हमारा कौमी खेल है, मेरा इजाद किया हुआ। तुम यकीनन इसे देखकर महसूस होगे। मैंने इंसान के फिजा में परवाज करने की बात की थी, अब तुम इसका अमली मुजाहिरा देखोगे। इस खेल की इब्तिदा मैं करूंगा। शहनशाह उठ गया। उसने अपनी बीवियों के झुरमुट की तरफ देखा। सब उसकी तरफ देख रहे थे। तब उसने आवाज दी, लाशी आओ, आज इस खेल में तुम भी मेरे साथ शरीक होगी। और एक नौजवान मलका मुस्कुराती हुई आगे बढ़ाई। शहनशाह की इजाजत से उसने अपना लिबास उतारा, जिसके नीचे एक चुस्त लिबास मौजूद था। खुद शहनशाह ने भी लिबास उतार दिया और आगे बढ़ गया। लाशी उसके साथ थी। शहनशाह के आगे बढ़ते ही मजमा ने शोरगुल करना शुरू कर दिया। वो शहनशाह और मलका लाशी के नाम के नारे लगा रहे थे। दरहकीकत मैं अभी तक इस खेल को नहीं समझ सका था। चुनाचे में दिलचस्पी से देख रहा था कि वो क्या करना चाहते हैं। शहनशाह चमड़े की चौकोर शय के करीब पहुंच गया। इसमें घोड़े के जिस्म पर डाली जाने वाली रकाब की तरह 4 छल्ले लटक रहे थे। शहनशाह ने हजूम की तरफ और फिर मेरी तरफ हाथ लहराया और फिर रकाब में पैर डाल दिए। उसके मलका ने भी ऐसा ही किया था। फिर एक बहुत लंबी रस्सी घोड़े के कंधों पर बंधी हुई चरखी से खोलकर उस चौकोर शय में बांध दी गई और शहनशाह और मलका ने वो रस्सी पकड़ ली। तब 2 साइस घोड़ों पर सवार हो गए और उसके बाद खौफनाक अंदाज में ढोल बजने लगे। बात अब कुछ मेरी समझ में आती जा रही थी, लेकिन इतने हैरत अंगेज खेल का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। फिर आखिरी बार ढोल जोर से बचे। इसके साथ ही एक जोरदार आवाज आई और घोड़ों पर बैठे हुए साइसों ने घोड़ों को एड़ी लगा दी। घोड़े बर्क रफ्तारी से दौड़ने लगे और चौकोर शह जमीन से बुलंद होने लगी, बुलंद और बुलंद
और फिर और ज्यादा बुलंद। शहंशाह और मलका भी उसके साथ चिपके हुए थे और घोड़ों के कंधों से बंधी हुई चरखी आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी, जिसकी वजह से रस्सी दराज होती जा रही थी और मलका और शहंशाह बुलंद होते जा रहे थे। मैं हैरत से मुंह फाड़े उस अजीब खेल को देख रहा था। बिलाशुबा मुझे इंसान की यह परवाज बेहद पसंद आई थी। कैसा अनोखा, कैसा दिलचस्प खेल था। घोड़े मैदान के इंतहाई सिरे पर पहुंच गए थे और फिर वो पहाड़ के दूसरी तरफ घूम गए, लेकिन शहंशाह और मलका बदस्तूर परवाज कर रहे थे। वो धुआं उगलने वाले पहाड़ से भी बुलंद थे और कई बार उसके दहाने के ऊपर से भी गुजरे। घोड़े दौड़ते हुए दूसरी तरफ निकल आए, अब वापस आ रहे थे और शहंशाह की परवाज जारी थी। मुझे ये खेल बहुत पसंद आया। जो कुछ भी था, शहंशाह बहरहाल बहादुर था, वरना जमीन से इतनी बुलंदी पर उड़ना बहुत खतरनाक था। घोड़े काफी देर तक दौड़ते रहे। शहंशाह जब आवाम के ऊपर से गुजरता तो लोग उसे देखकर पुरजोश नारे लगाते, तालियां बजाते और फिर खुश होते। शहंशाह भी रस्सी एक हाथ से पकड़कर उनकी तरफ हाथ हिलाता। घोड़ों ने तकरीबन मैदान के 1 दर्जन चक्कर लगाए और फिर उनकी रफ्तार सुस्त होने लगी। मलका और शहंशाह एक खास अंदाज में नीचे उतर रहे थे। फिर वो जमीन पर आ गए। लोगों के शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह वापस पहुंच गया और शहंशाह ने मेरे करीब पहुंचकर कहा, क्या तुम्हें यह खेल पसंद आया आसमान के बेटे? बेहद। मैंने अपनी जिंदगी में किसी ऐसे खेल का तसव्वुर भी नहीं किया। ये मेरी एजाद है और इसमें कोई खास बात नहीं है। बस रस्सी पकड़कर खड़े रहो, बाकी काम घोड़ों और साइसों का है। देखो अभी दूसरे लोग भी इसका मुजाहरा करेंगे। वो फिर मेरे नजदीक बैठ गया। मैदान में 2 नए घोड़े और चंद लोग आ गए थे। इन लोगों ने भी खास तौर से इस खेल की मशक की थी। एक के बाद दूसरा आदमी आता गया। मैं इस खेल में महव था। दरहकीकत मुझे बहुत आसान और बहुत दिलचस्प महसूस हुआ। तब शहंशाह ने झुककर मेरे कान में कहा, अगर तुम इस खेल का मुजाहरा करना चाहो तो मेरे वतन के लोग तुम्हारी मजीद इज्जत करेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि तुम बाइसा को साथ लेकर आसमान की सैर करो। मैं तैयार हूँ, मैंने कहा और शहंशाह बहुत खुश हुआ। उसने ऐलान करा दिया कि आसमान का बेटा फिजाओं में परवाज करेगा और बाइसा उसके साथ होगी। मेरे लिए खुसूसी इंतजामात किए जाने लगे। बाइसा भी खुशी से मेरे नजदीक आ गई थी। मुझे भी यह खेल बहुत पसंद है और फिर तुम साथ होगे तो किस बात का खौफ है, उसने कहा और तालियों और नारों के शोर में मैं बाइसा के साथ मैदान में आ गया। इस दौरान मैं परवाज करने की तकनीक समझ चुका था, इसलिए मैं इत्मीनान से चमड़े की पतंग में खड़ा हो गया। बाइसा भी मेरे नजदीक थी। उसका चेहरा खुशी से गुलनार हो रहा था, क्योंकि आवाम की निगाहों में भी उसका ये एहसास आ गया था कि वो आसमान के बेटे की मंजूर नजर है। चाकोचौबंद घोड़ों पर साइज सवार हो गए। ढोल चीखे और फिर हम दोनों फिजा में बुलंद होने लगे। मेरा दिल खुशी से धड़क रहा था। बुलंदी ज्यादा से ज्यादा होती जा रही थी। नीचे मौजूद लोग नन्हे नन्हे खिलौनों की मानिंद नजर आने लगे थे। दूर से अरसाना की इमारतें भी साफ दिखाई दे रही थीं। बाइसा पहले कदरे खौफसदा हुई, लेकिन फिर वो भी उस अनोखी परवाज से लुत्फ अंदोज होने लगी। घोड़े मैदान के सिरे पर पहुंच रहे थे। हम धुआं उगलने वाले पहाड़ की तरफ बढ़ रहे थे और फिर हम उसके ऊपर से गुजरे। सख्त तपश थी। बाइसा एक बार फिर खौफसदा होगी, लेकिन मैंने चीख कर उसे दिलासा दिया। घोड़े पहाड़ से घूम कर निकल आए। लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे, चीख रहे थे, मेरी तरफ देखकर हाथ हिला रहे थे। घोड़ों ने फिर मैदान का चक्कर लगाया। हम काफी बुलंदी पर पहुंच चुके थे। मेरी निगाहें उस जगह पर थीं जहां शहंशाह और मशीर वगैरह खड़े हुए थे। दफातन शहंशाह ने हाथ उठाया। उसके हाथ में एक सुर्ख कपड़ा था। वो जोर जोर से सुर्ख कपड़ा हिलाने लगा। हम बतदरीज धुआं उगलने वाले पहाड़ के धाने पर पहुंचते जा रहे थे। तब शहंशाह ने सुर्ख कपड़ा नीचे गिरा दिया और उसके साथ ही घोड़े दौड़ाने वाले साइसों ने रस्सियां काट दी, जो घोड़ों के कंधों से बनी हुई चरखी से मुंसलिक थी। इस वक्त हम आतिश फिशां के सुर्ख धाने के ऊपर थे। रस्सियां कटते ही हमारी पतंग की परवाज खत्म हो गई और हम किसी पत्थर की तरह नीचे गिरने लगे। बाइसा के मुंह से एक भयानक चीख निकली। सुर्ख आग का धाना तेजी से करीब आ रहा था। हमारे जिस्मों के लिबास आग की तपश से भड़क उठे। मैं भी उस खौफनाक सूरत हाल से ज़हनी तौर पर मफलूज हो गया। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई ऐसा हादसा हो सकता है। मैं बाइसा और खुद को इससे धाने की सम से हटाने की कोशिश न कर सका और हमारी पतंग आग और गैस के हिसार में दाखिल हो गई। बाइसा ने फिर एक चीख मारने की कोशिश की, लेकिन यह चीख किसी बाज के शिकंजे में फंसी हुई नन्ही चिड़िया की चीख से मुशाबा थी। कैं की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी, लेकिन चारों समत आग की सुर्ख दीवारें थी और अब खोलते हुए सुर्ख पत्थर हमारे पैरों से सिर्फ चंद फुट के फासले पर थे। मेरी आंखों के सामने गैस का एक मरगोला उठा। बाइसा सो लाइट की तरह जल गई। सिर्फ एक शोला सा लपका था जिसमें जलने वाले गोश्त की चढ़ान शामिल थी और बस बाइसा का वजूद खत्म हो गया। लेकिन मेरे जिस्म को एक लतीफ हरारत मिल रही थी। मैं उन पिघले हुए पत्थरों में हाथ पांव मार रहा था। मुझे उनकी गर्मी बेहद खुशगवार महसूस हो रही थी। हाँ, ये आग थी। मेरी जिंदगी, मेरी हयात और जिस कदर हरारत इस आग में थी, इससे पहले मुझे नहीं मिली थी। मेरा आतशी हुस्न और निखर आया। मेरे जिस्म ने अपनी ग़िज़ा हासिल कर ली। मैं खुद को इतना तवाना महसूस करने लगा जितना पहले कभी नहीं महसूस किया था। बाइसा की मौत का एहसास आन की आन में फना हो गया। मैं उनमें से ना था।
वो सब तो मेरे सामने हकीर थे। एक बाइसा क्या, पूरी कायनात मेरे ज़ेर नगी थी। फिर मुझे उसकी मौत की क्या परवाह होती। मैं आछी गौसल करता रहा, कुंदन बनता रहा, और जब मेरा दिल भर गया तो मैं आग की दीवारों में उपरे हुए पत्थर पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। मेरे जैसे इंसान के लिए कौन सा मुश्किल था। मैं बेहद फुर्तीला था, बेहद चाको चुबंद था। देखते ही देखते मैं उस धुआं उगलने वाले पहाड़ के दहाने पर पहुंच गया। शाम काफी हद तक झुक आई थी, फिजाएं धुंधला गई थी। न जाने कितनी देर तक मैंने आतिश का गुस्ल किया था। बहरहाल मैं धाने के किनारे पकड़कर ऊपर रेंगाया और फिर इसी तरह रेंगता हुआ एक चट्टान पर पहुंच गया। मैंने गर्दन उठाई। जश्न खत्म हो चुका था, लोग वापस जा रहे थे। मजमा बहुत दूर नजर आ रहा था। मैंने गहरी सांस ली, दिमाग रोशन था, ख्यालात तेजी से आ रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों का आछी गार में गिरना कोई हादसा नहीं था। ये सब कुछ शहंशाह के इशारे पर हुआ था। ये प्रोग्राम शायद उसने पहले ही बना लिया था और सब कुछ उसके प्रोग्राम के मुताबिक ही हुआ था। जरूर ऐसा ही था, लेकिन इस तरह वो सिर्फ अपनी बेटी की जान ले सका था। मुझे तो नई जिंदगी मिल गई थी। मेरे जिस्म जान के लिए तो उसने ताकत फराहम की थी। मैदान के इंतहाई सिरे खाली हो चुके थे। आरसाना वाले अपनी दानिश में मुझे खत्म करके वापस चले गए थे और मैं उनकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा रहा था। फिर मुझे बाइसा का ख्याल आया और उसकी मौत पर थोड़ा सा रंज हुआ। सालम बाप बेटी से भी इंतकाम लेने की सोच चुका था, लेकिन बहरहाल वो नाकाम रहा था। मुझसे एक और मुलाकात करना चाहता था। चुनाचे जब रात हो गई तो मैं बुलंद पहाड़ से नीचे उतरने लगा। मेरी आंखों की रोशनी तेज थी और मैं तारीकी में भी बखूबी देख सकता था। थोड़ी देर के बाद मैं बड़ी बड़ी चट्टानों और दरख्तों को फलांगता हुआ नीचे पहुंच गया और फिर मैंने तेजी से मैदान में दौड़ना शुरू कर दिया। मेरी रफ्तार तेज रफ्तार घोड़ों से किसी तरह कम नहीं थी। मैंने बहुत जल्द मैदान पार कर दिया और शहर की तरफ दौड़ने लगा। बहुत ज्यादा रात नहीं गुजरी थी कि मैं आरसाना में दाखिल हो गया। यह ऐसा वक्त था जब आरसाना वाले अमूमन घरों में दाखिल होकर आराम करने लेट जाते थे, लेकिन आज पूरा शहर जाग रहा था। इन्हें अपने इस कौमी जश्न के अजीबो गरीब खात्मे पर हैरत थी। इन्हें ताज्जुब था कि उनके शहंशाह ने आसमान के बेटों को क्यों हलाक कर दिया था। वो तो बरकतों का मजहर था। लोग जगह जगह गरोह लगाए यही चहमगोइयां कर रहे थे। मैंने उनमें से चंद लोगों की गुफ्तगू सुनी, फिर उनसे बचता बचाता महल की तरफ चल पड़ा। मेरे जहन में एक मुकम्मल मंसूबा मौजूद था। महल में मैं काफी देर गुजार चुका था, इसलिए वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो गया था। मुझे मालूम था कि कहां से महल में दाखिल होते हुए मैं पहरेदारों की निगाहों से महफूज रह सकता हूं। चुनाचे में महल की बगली सम से अंदर दाखिल हो गया। महल रोशनियों से जगमगा रहा था। अभी वहां रात नहीं हुई थी और फिर ये तो जश्न की रात थी। शहंशाह ने एक बड़ा अजीम कारनामा सर अंजाम दिया था। मैं मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता, पहरेदारों की निगाहों से बचता उस बड़े हाल में पहुंच गया जहां शहंशाह अपने मशीरों के साथ मौजूद था। इस वक्त भी हाल खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह ने मुअज्जिजीन को तफसील बताने के लिए मदु किया था। वो एक तख्त पर बैठा हुआ था, उसके मशीर उसके दाएं बाएं मौजूद थे और बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैंने पोशीदा रहने के लिए एक मुनासिब जगह तलाश कर ली जहां से मैं उन लोगों की आवाजें सुन सकता था। शहंशाह कह रहा था, उसे मुझे पहाड़ों वालों की हैसियत कबूल करने की दावत दी थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं उसे पहाड़ों वालों का जासूस साबित कर सकूं, लेकिन यह हकीकत है। बहरहाल उसकी कुव्वत बेपनाह थी और मैं उस कुव्वत का राज समझने में आज तक नाकाम रहा हूं। आप सब ने देखा, भूखे शेर उसे हलाक न कर सके। लड़ाकों की तलवारें उसके लिए नाकारा साबित हुई। तब मैंने अपने मशीरों से मिलकर यह प्रोग्राम तैयार किया। मुझे इल्म हुआ कि मेरी बेटी बाइसा उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुकी है। मैंने फैसला कर लिया कि बाइसा को भी वही सजा दूंगा जो सारिकता को दी गई थी, लेकिन फिर मैंने एक तीर से दो शिकार किए। आपने देखा, बाइसा भी उसके साथ हलाक होगी। हाँ, मुझे इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए बड़ी चालाकी का सबूत देना पड़ा। मैंने उसे ऐसी गुफ्तगू की कि जैसे मैं उसे पहाड़ों वालों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और वो मेरी नीयत की तरफ से मुतमईन हो गया। लेकिन दरपर्दा मैंने सालाना जश्न के खेल में उसके मौत का खेल खेलने का फैसला भी कर लिया था। इस तरह मेरे इस खेल की अहमियत और वाज़ेह हो जाती है। क्या आप इससे इनकार करते हैं? आरसाना का शहर बेपना अक्ल दानिश रखता है, वही शहनशाही के काबिल है। उसके सामने मौजूद लोगों ने बैक आवाज कहा और मेरे होंठ पिच गए। ताहम मैं यह एतराफ़ पहले भी कर चुका हूँ प्रोफेसर कि उसने कामयाब चाल चली थी, और अगर मैं गैर मामूली ताकतों का हामिल ना होता तो दुनिया में कौन ऐसा आली दिमाग है जो उसकी चाल को कामयाबी से रोक सकता। बहरहाल अभी सिर्फ मैं जानता था कि उसकी चाल नाकाम हो गई है, लेकिन बहुत जल्द दूसरे लोग भी जान जाएंगे। मैंने सोचा और फिर मैंने वो जगह छोड़ दी। अब मुझे आकाशा की तलाश थी। आकाशा के कमरे में नीम तारीकी फैली हुई थी। सिर्फ वही थी जिससे आज के वाक़े का दिली रंज होगा। बाइसा उसकी बहन थी और मैं उसका महबूब। इन दोनों की मौत सिर्फ उसे गमगीन कर सकती थी, इसलिए उसके कमरे में मुसर्रत की रोशनी क्यों होती। मैंने कवाड़ों को धक्का दिया और वो बेआवाज खुल गए। तब मैंने कमरे में कदम रखा और सिसकियों की उन आवाज़ों को बखूबी सुन लिया जो आकाशा के अलावा किसी और की नहीं थी। वो यकीनन अपने बिस्तर में मुंह छुपाकर बिलक बिलक कर रो रही थी। तारीकी के बावजूद मुझे उसका हिलता हुआ जिस्म नजर आ गया और मैं उसके करीब पहुंच गया। मैं घुटनों के बल झुका
और उसके नर्म रेशमी बाल सहलाए। उसकी सिसकियां रुक गईं और वो उछल कर सीधी हो गई। कौन हो तुम? उसकी खौफजदा आवाज उभरी और तारीकी के बावजूद उसने मुझे पहचान लिया। तारी की कसम, तुम तो वही हो, तुम जिसे मौत के जहन्नुम में डाल दिया गया था। वो दोज़ख फरसा मंजर मैंने अपनी निगाहों से देखा था। फिर मैं कौन सी बात पर यकीन करूं? लोगों की आवाजों पर जो तुम्हारी मौत की तस्दीक कर रहे थे, या तुम पर जो मेरे सामने मौजूद हो? तुम्हें उसी वक्त यकीन कर लेना चाहिए था आकाशा, जब तुम्हारे भूखे शेर मेरे हाथों मौत का शिकार हो गए थे, जब तुम्हारे लड़ाके मेरे सामने बेकार हो गए थे। बहरहाल जब नहीं तो अब यकीन कर लो। बाइसा कहाँ है? मेरी बहन कहाँ है? वो जालिम बाप के इंतकाम का शिकार हो गई। बूढ़े शैतान ने उसे अपने हाथों से मौत के मुंह में धकेल दिया। काश मैं उसे बचा सकता। आह मेरी बहन। आकाशा दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी। तब मैंने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, उठो आकाशा, हमें अब यहां पे नहीं रुकना चाहिए। तुम्हारा बाप तुम्हारे बारे में वैसा ही सोच सकता है जैसा उसने तुम्हारी बहन के बारे में सोचा था। उठो, साथ चलो मेरे, मैं तुम्हें यहां से निकाल कर ले चलूंगा। हाँ वो जालिम है, वो खुद गर्ज है, उसे सिर्फ अपनी सरदारी प्यारी है, वो अपने अलावा किसी दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकता। चलो मुझे यहां से ले चलो, मैं अरसाना की जमीन से नफरत करने लगी हूँ। इस जमीन से नफरत के निजाबात उठते हैं। मुझे यहां से दूर ले चलो, बहुत दूर, जहां नफरत की बूंद तक न पहुंच सके। वो खड़ी हो गई, वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार थी। तब मैं उसे लिए हुए कमरे से निकला। आओ मैं महल से बाहर जाने का खुफिया रास्ता तुम्हें बताऊं, वही रास्ता जिससे निकलकर एक बार मैं तुम्हारे पास गई थी और वापस आ गई थी, उसने कहा, और मुझे लिए हुए महल के अकबी हिस्से की तरफ चल पड़ी। कई राहदारियों से गुजरकर वो कमरे में पहुंची और फिर कमरे की दीवार की खुफिया दरवाजे से महल से बाहर निकल आई। यहाँ एक अस्तबल मौजूद था जिसमें शानदार घोड़े बंधे हुए थे। मैं उन घोड़ों को देखकर खुश हो गया। मुश्किलात खुद ब खुद हल हो रही थी। तब मैंने उससे कहा, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो आकाशा, मैं भी वापस आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? वापस ना जाओ, वो भेड़िए तुम पर झपट पड़ेंगे। उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। भेड़ियों के मर्ज का बेहतरीन इलाज मेरे पास मौजूद है आकाशा, इस वक्त तक इंतजार करो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, मैंने कहा और बाजू छुड़ाकर वापस पलट पड़ा। मैं फिर उसी रास्ते पर वापस जा रहा था जहां मैंने उन लोगों को देखा था। मेरे होंठ पीछे हुए थे, आंखों से शोले निकल रहे थे। मैं लंबी गर्दन वाले मकार से आखिरी मुलाकात करना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि वो अपने अहमक मशीरों की निगाह में एक ज़हीन बादशाह है, दर हकीकत वो कथा है। उसने मेरी कुव्वत का गलत अंदाजा लगाया था और वो अपनी इस चाल में भी बुरी तरह नाकाम रहा है।